वेलकम टू मलुका आईएएस। हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज को रन कर रहे हैं जिसमें हम लोग पॉलिटी को कवर करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द हमारा पॉलिटी खत्म होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक अब तक हम लोग देख चुके हैं जिनमें से लगातार सवाल बने हैं और मैंने आप लोगों को उन टॉपिक्स को लेकर यह समझा दिया है कि किस तरह से अगर उसको रिवाइज भी करना है तो किन एरियाज पर फोकस करके आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आपका जो सवाल पूछने का, देखो यूपीएससी जिस लेवल पर सवाल पूछ रहा है, जिस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, उसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक उन चीजों को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोगों को परेशानी होगी, ठीक है। बहुत सारी चीजें अब तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पॉलिटी में क्या देखने वाले हैं, देखिए भाई, एक तो हम लोग गवर्नर को देख लेंगे जो राज्यपाल है, ठीक है। दूसरा हम लोग राज्य विधानमंडल को लेकर भी क्या चीजें हैं जल्दी से ब्रीफ में, क्योंकि बाकी चीजें आप देखेंगे सिमिलर ही हैं, जो डिफरेंस वाली चीजें हैं ना उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे, है ना, जहां पर सवाल बन सकता है। सबसे पहले गवर्नर को लेकर आप चीजें समझिए भाई। जैसे भारत में हेड ऑफ स्टेट कौन है ना, देश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है ना। उसी तरह से राज्य में अगर आप लोग देखेंगे तो राज्य में संवैधानिक प्रमुख क्या है। देखो गवर्नर की ना दो भूमिकाएं हैं, एक अगर आप देखेंगे तो ये संवैधानिक प्रमुख है राज्य का, दूसरा संवैधानिक प्रमुख है, और दूसरा अगर आप लोग देखेंगे तो ये केंद्र का एजेंट भी है, ठीक है, केंद्र का एजेंट भी है। केंद्र सरकार भी तो नजर रखना चाहेगी ना किसी स्टेट गवर्नमेंट पर। अब कोई राज्य जो है उसको बनाया गया है, हालांकि भारत में संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्यों का गठन है, बट जनरली कोई राज्य अगर मान लीजिए वहां पर कोई ऐसी पार्टी आ जाए जो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध चलने लगे तो नजर रखना तो जरूरी है ना, क्योंकि इससे भारत की एकता और अखंडता पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा, है ना। तो आप लोग समझ गए, दो भूमिकाएं हैं, संवैधानिक प्रमुख है और केंद्र का एजेंट है। अब पर एक चीज यहां पर समझो कि आप लोग जानते होंगे बट यूपीएससी क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम कर सकता है, क्या राज्यपाल जो है उसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे नहीं होता है। दूसरा, क्या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन होता है राज्यपाल का, हो सकता है आप लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाएं। ऐसा भी नहीं है, ना प्रत्यक्ष निर्वाचन है ना अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, है ना, केंद्र द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। याद रखिएगा, वर्ड का आजकल यूपीएससी बड़ा शब्दों का हेराफेरी कर रहा है, तो वहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप जल्दी से समझिए किसको गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है, एक तो भारत का नागरिक हो और दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये जनरली है, हालांकि सरकारी आयोग ने ये सब बोला है कि भाई वहां के लोकल राजनीति से उसका संबंध नहीं होना चाहिए, है ना, और मुख्यमंत्री से चर्चा कर लेनी चाहिए, बट वो डिपेंड करता है केंद्र सरकार पर कि वो उनके बारे में, इस बारे में विचार करती है या नहीं करती है, ठीक है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं पर अपना क्राइटेरिया है। हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया है कि केंद्र का एजेंट अगर मान लीजिए नियुक्ति जरूर कर रहा है केंद्र सरकार, बट ऐसा नहीं है कि वो केंद्र के अधीन ऐसा कोई पद है, वो अपना स्वतंत्र पद है राज्यपाल का, है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज को लेकर चीजें क्लियर की हैं। अब जल्दी से ये देखो भाई क्वेश्चन कहां पर बनता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें तो सिमिलर है। एक तो आप सोचो कि जैसे कार्यकारी शक्तियां जैसे राष्ट्रपति के पास हैं, राज्यपाल के पास भी हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि जो राज्य का लोक सेवा आयोग है उसमें नियुक्तियां करने का अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास है। जो राज्य का निर्वाचन आयोग है उसमें नियुक्तियां होती हैं, है ना। ये जो नियुक्तियां आप लोग देख पा रहे हैं, ये राष्ट्रपति के पास जिस तरह से केंद्र के स्तर पर थी उसी तरह से राज्य के पास, राज्य के अंदर राज्यपाल के पास है। उसी तरह से वित्तीय शक्तियां क्या है, धन विधेयक जो है वो राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, है ना। ये चीजें आप लोग समझ रहे हैं। विधायी शक्तियां क्या हैं, जैसे विधानसभा के सत्र को आहूत करना, है ना, स्थगित करना, ये सब पावर किसके पास है, राज्यपाल के पास है ना। तो ये तो सिमिलैरिटी आपको दिखेगी, बट कौन सी पावर नहीं है, अगर आप देखेंगे कूटनीतिक शक्तियां नहीं है। जैसे राष्ट्रपति के नाम पर सभी समझौते किए जाते हैं भारत के, ऐसा राज्यपाल के तहत नहीं है ना। दूसरा, अगर आप लोग देखेंगे कि जो राज्य कहीं ना कहीं पर जो आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं इमरजेंसी के दौरान, ऐसा कुछ राज्यपाल के पास नहीं है ना। एक और डिफरेंस यहां पर समझ लो जिसको लेकर सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, क्षमादान को लेकर, है ना। क्षमादान को लेकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि पावर तो दोनों को दी गई है बट कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसको समझ लो। पहली चीज, राष्ट्रपति जो है वो मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, बहुत बड़ी पावर है ये राष्ट्रपति के पास, है ना, मृत्युदंड। अच्छा एक चीज यहां पर और क्लियर कर लीजिए, ये जो मृत्युदंड की समाप्ति करने का जो पावर है ना राष्ट्रपति के पास, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति खुद से कर सकता है, ये कैबिनेट की सिफारिश पे करेगा। इसको याद रखिएगा, मंत्रिमंडल की सिफारिश पे ही राष्ट्रपति करेगा, पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, जो सैन्य अदालतें हैं, ठीक है ना, जो आर्मी के कोर्ट होते हैं, इसके द्वारा अगर कोई दंड दिया गया है तो उसको माफ करने का अधिकार किसके पास है,
राष्ट्रपति के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। तो ये दो डिफरेंस आप लोग याद रखेंगे जिस पर सवाल बने भी हैं और बन भी सकता है। ठीक है, दूसरा आगे आप लोग देखिए, जैसे राष्ट्रपति के पास, जो गवर्नर है उसके पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं। जैसे डिफरेंस समझिए, जो राष्ट्रपति है ना उसके पास कंडीशनल डिस्क्रेशन की पावर है, मतलब अगर कंडीशनल है ना, कोई ऐसी परिस्थिति बन गई है उस पर राष्ट्रपति विवेक यूज कर सकता है। एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, जैसे मान लीजिए कोई पार्टी जिसको स्पष्ट बहुमत मिला ही नहीं है, तो किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करना है, ये राष्ट्रपति अपना विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, यहां पर कर सकता है राष्ट्रपति। बट अगर आप गवर्नर के तौर पर देखेंगे ना, तो गवर्नर को संविधान ने ही कुछ विवेकाधीन शक्तियां दी हैं। ठीक है, विवेकाधीन शक्तियां दी है। जैसे अगर आप लोग समझेंगे, जैसे राष्ट्रपति हेतु विधेयक को आरक्षित कर सकता है गवर्नर, है ना, इसके बारे में भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लो कौन कौन सी विवेकाधीन शक्तियां राष्ट्रपति को, गवर्नर को संविधान द्वारा दी गई हैं। दूसरा आप लोग देखेंगे, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, है ना, प्रेसिडेंट रूल जो होता है, इसको भी कहा क्या है, गवर्नर का संवैधानिक विवेक है। अगर मुख्यमंत्री से कोई जानकारी चाहिए वो भी उसमें किया जा सकता है। और साथ में अगर गवर्नर जो है किसी यूनियन टेरिटरी में प्रशासक के तौर पर वर्क कर रहा है, तो उस वहां पर रहते हुए भी कहीं ना कहीं पर वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि आपको पता है वहां पर विधानसभा अगर नहीं है तो मंत्रिमंडल होगी नहीं, है ना। तो आपको पता है मंत्रिमंडल की सिफारिश की जरूरत नहीं। एक चीज और समझ लो गवर्नर और राष्ट्रपति को लेकर, देखो राष्ट्रपति को जो है, एक तो मैंने बता दिया कि राष्ट्रपति के पास कंडीशनल डिस्क्रिप्शन की पावर है, अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो वो यूज करेगा, अदरवाइज उसके पास विवेक नहीं है। तो इसका मतलब विवेक की शक्तियां किसके पास ज्यादा हैं, राज्यपाल के पास, विवेकाधीन। दूसरा पॉइंट अगर आप लोग समझेंगे, राष्ट्रपति को 42वें और 44वें संशोधन के माध्यम से, मैंने क्या बताया था कि मंत्रिमंडल की जो सिफारिश है उसको मानना बाध्यकारी कर दिया गया है, बट ऐसा कोई प्रावधान गवर्नर को लेकर नहीं किया गया है कि उसको मंत्रिमंडल की सिफारिश हर हाल में माननी। ठीक है, डिफरेंस समझ गए आप लोग, अच्छे से समझ गए। इसी को लेकर सवाल यूपीएससी पूछ सकता है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि गवर्नर के पास, देखो अगर गवर्नर के पास कोई बिल आता है हस्ताक्षर के लिए, है ना, विधानसभा का, उसके लिए क्या उसके पास विकल्प क्या उपलब्ध है। पहला, वो उसकी सहमति दे दे। दूसरा, वो सहमति रोक कर रख ले, सुरक्षित रख ले। तीसरा, अगर धन विधेयक नहीं है तो वापस भेज दे। ये तीनों पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास भी है ना, संसद के मामले में। यहां पर चौथी पावर है गवर्नर को, जो है कि अगर उसको लगता है कि राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना है तो वो कर सकता है। ठीक है, ये विवेक भी है उसका और वो आरक्षित भी कर सकता है। लेकिन कुछ मैटर ऐसे हैं जिनमें उसको आरक्षित करना ही होगा। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। कौन से ऐसे मैटर हैं जिनमें आरक्षित करना ही होगा। एक तो अगर वो हाई कोर्ट की स्थिति को खतरे में डालता है, ऐसा कोई विधेयक है विधानसभा का जो हाई कोर्ट की स्थिति को खतरे में डालता है तो करना होगा। दूसरा, अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, आपको गवर्नर को ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान का उल्लंघन करने वाला ये है तो भी कर सकता है। अगर वो लगता है कि राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है, तब भी उसको आरक्षित कर सकता है ना। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि एक तो राष्ट्रहित को लेकर अगर चीजें, ऐसा कोई विधेयक है जो प्रभावित कर रहा है, और एक और यहां पर देख लीजिए, अगर डीपीएसपी को लेकर, है ना, राज्य के नीति निदेशक को प्रभावित करता है, ऐसा कोई है तो उसको भी वो सब किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का हो, राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हो, है ना, तो ऐसे सब चीजें जो हैं गवर्नर को, राष्ट्रपति के लिए उन बिलों को आरक्षित करना ही होगा। ठीक है, एक और आप लोग समझ लीजिए यहां पर, जैसे क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के पास कोई बिल आता है ना, जैसे नॉर्मली क्या होता है, संसद अगर किसी बिल को दूसरी बार राष्ट्रपति के पास भेजती है ना पारित करके, या कैबिनेट कोई सिफारिश भेजती है, तो राष्ट्रपति को माननी ही होती है। एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई एक्ट है तो इसका मतलब बाध्यकारी नहीं है कि राष्ट्रपति दूसरी बार अनुमति देगा ही देगा। ये एक और डिफरेंस है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर होना चाहिए। अब जल्दी से हम लोग राज्य विधानमंडल को लेकर चीजें समझ लेते हैं भाई। ठीक है, गवर्नर को लेकर जितने सवाल बन सकते थे मैंने बहुत ब्रीफ में आप लोगों को बता दिया है। डिफरेंस बहुत जरूरी, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल को लेकर सबसे पहले तो यह समझो भाई कि जो विधान परिषद है, ठीक है, सभी स्टेट में नहीं है अभी तक, अब तक लगभग 6 राज्यों में है। कहां कहां पे है, यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, है ना। 6 राज्यों में है जहां पर जो विधानमंडल का द्वितीय सदन विधान परिषद भी है। समझ गए आप लोग। अब देखो विधान परिषद का गठन कौन कर सकता है, संसद करेगी ना, ये तो आप लोग क्लियर होंगे इस चीज को लेकर। लेकिन इसके लिए राज्य को की जो विधानसभा है उससे बिल पारित होना चाहिए, और बिल वो जो है इतना याद रखिएगा, वो सामान्य बहुमत से पारित नहीं होना चाहिए, वो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए।
किस बहुमत से पारित होना चाहिए? विशेष बहुमत से। ठीक है, 2/3 राज्य की विधानसभा के 2/3 सदस्य अगर बिल पारित करते हैं कि विधान परिषद का गठन होना चाहिए, तो संसद उस चीज को सोचकर विचार कर गठन कर देगी। ठीक है, पहली चीज तो ये पता होना चाहिए। अब दूसरा देखिए भाई जल्दी से, 2 सदन होते हैं, विधानसभा और परिषद, है ना। विधानसभा को लेकर बिल्कुल सिमिलर चीजें हैं लोकसभा के समान। अगर आप लोग देखेंगे 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए तो नियुक्त किया जा सकता है, लाभ के पद पर ना हो। तो ये चीजें आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से एमएलए वगैरह जो हैं चयनित होकर आते हैं, है ना, निर्वाचित होकर आते हैं और वो राज्य में कहीं ना कहीं पर विधानसभा का गठन करते हैं। दूसरा अगर आप लोग समझेंगे, देखो एक तो ये है कि राज्य विधानसभा की मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है? 500 सदस्य मैक्सिमम, और कम से कम 60। ठीक है, एक तो ये लिमिट का पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, दूसरा उसके बाद एक जो डिफरेंस आपको समझना है वो ये कि विधान परिषद और विधान जैसे मान लीजिए राज्यसभा और लोकसभा में क्या, जो मैंने कल आपको बताया था, कई मामलों में जो है समान शक्तियां हैं। नॉर्मल विधेयक पारित करने में राज्यसभा भी पारित करेगी, लोकसभा भी पारित करेगी। संविधान संशोधन विधेयक जो है दोनों में पारित होगा, है ना। इस तरह के समान शक्तियां मैंने आप लोगों को बताई थी। बट यहां पर अगर आप लोग देखेंगे ना तो विधानसभा ज्यादा पावरफुल दिखेगी आपको, और जो विधान परिषद है वो मैक्सिमम क्या कर सकती है? एक बार किसी विधेयक को 3 माह के लिए रोक सकती है, और दूसरी बार उसी विधेयक को 1 माह के लिए रोक सकती है। तो ये याद रखिएगा, टोटल जो है 4 माह के लिए सिर्फ रोक सकती है वो। अगर 4 माह में वो कोई मंजूरी नहीं देती है या नहीं मानती है तो उसको क्या माना जाएगा कि वो विधेयक पारित हो चुका है, वो विधेयक पारित हो चुका है। ठीक है, तो ये पावर याद रखिएगा। ये टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने महीने तक रोक सकती है विधानमंडल को, है ना। विधानमंडल जो है, जो आपका विधान परिषद है, वो कितने समय तक रोक सकती है? मैक्सिमम 4 माह। ऐसा राज्यसभा में तो है नहीं, धन विधेयक को छोड़कर ज्यादातर मैटर में राज्यसभा को समान पावर दी गई है। ठीक है, जल्दी से एक चीज और देखते हैं, जो विधान परिषद है, ठीक है, जो विधान परिषद है, इसमें जो चुने जाने वाले लोग हैं कहां कहां से आते हैं, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो सबसे पहले तो इसमें 1/3 जो सदस्य आएंगे वो विधानसभा के सदस्य ही चुनेंगे उसको। ठीक है, विधानसभा के। दूसरा अगर आप लोग देखेंगे 1/3 जो ऐसे होंगे जो पंचायतों से आएंगे, ठीक है, जो स्थानीय निकाय जो हैं उनसे चुनकर आएंगे, 1/3 ये हो गए। तीसरा आप लोग देखेंगे 1/12 जो हैं तो राज्य के जो स्नातक हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, वो कहीं ना कहीं पर इसको चुनेंगे। चौथा आप लोग यहां पर मैं लिख देता हूं 1/12 जो हैं वो आप देखेंगे जो टीचर्स हैं, है ना, 3 वर्ष जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं स्टेट में, वो लोग चुनेंगे। ठीक है, और आगे चलकर आप लोग देखेंगे कि 1/6 जो है उसको राज्यपाल जो है, गवर्नर जो है वो नामित करेगा। एक चीज और याद रखेंगे, एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कर सकता है गवर्नर, कहां पर? विधानसभा में। बट यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो 1/6 जो सदस्य हैं वो गवर्नर कर रहा है। ये याद रखिएगा, यहां पर 1/12 है, यहां पर 1/3 है। क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, है ना। इन चीजों को लेकर पहले भी प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए जहां पर डिफरेंस है ना उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर डिफरेंस हम लोग नहीं समझेंगे, देखिए सिर्फ सीधा रट्टा करते चले जाएंगे ना, तब क्वेश्चन करने में या क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। हमें यह पता होना चाहिए कि कहां पर कहीं ना कहीं पर डिफरेंस है दोनों में, लोकसभा को लेकर और राज्यसभा को लेकर, है ना, ये वाला होना चाहिए। दूसरा, कहां पर राज्य विधायिका और संसद के बीच में डिफरेंस है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वो सिर्फ उसके पास ज्यादा पावर नहीं है ना, विधान। और दूसरा एक दो चीजें और देखिए, जैसे अगर मान लीजिए वो सहमति नहीं है उन दोनों के बीच में, है ना, तो संसद में क्या मैटर है कि भाई जॉइंट पार्लियामेंट्री सत्र हो सकता है, संयुक्त सत्र आयोजित किया जा सकता है। बट क्या ऐसी चीजें विधायिका में है क्या? राज्य विधायिका में ऐसा नहीं है, जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और दूसरा, संविधान संशोधन जो विधेयक है वो राज्य विधायिका में नहीं प्रस्तुत किया जाता है, वो कहां पर किया जाता है? या लोकसभा में, राज्यसभा में, है ना। तो आप लोग समझ चुके होंगे इस चीज को। तो गवर्नर को लेकर और राज्य विधानमंडल को लेकर किस तरह के सवाल बन सकते हैं, इसको लेकर हम लोगों ने बहुत ही गहराई से चर्चा कर ली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।